अगर आप देखो टाइम निकालना है तो ये आर्क लेंथ कितना होगा, देखो ये तो 120 डिग्री को रेडियन में देखोगे तो कितना, फ्रिक्शनल फोर्स अगर डिस्क के रिस्पेक्ट में स्लिपिंग नहीं हो रही है तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा कार के एरोडायनेमिक्स की वजह से जिसको नेगेटिव लिफ्ट में बोल सकता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और मैं मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वो पीवाईक्यूज हैं, कहाँ के, सर्कुलर मोशन के। ठीक है, तो आई एम श्योर आप लोगों ने प्रैक्टिस शीट पहले कर ली होगी। ठीक है, तो डिस्कशन शुरू करते हैं। सर्कुलर मोशन के डिस्कशन में हम लोग अगले 1 घंटे के आसपास में करीब 30 क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इस पे लिखा हुआ है बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। Body completes one revolution in 4 seconds. At the end of 3rd second, the displacement of the body from its starting point is. तो देखो ऐसा एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा था, 4 सेकंड में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 4 सेकंड में पूरा सर्कल कंप्लीट करता था। तो अगर 3 सेकंड में हम लोग बात करें तो आपको ऐसा लगता है कि ये सर्कल का 3/4 हिस्सा, मतलब अगर यहाँ पॉइंट ए से चला तो यहां से ऐसा ये 1 सेकंड में क्वार्टर सर्कल कवर करेगा, फिर 2 सेकंड में यहां आएगा और 3 सेकंड में यहां पे आ जाएगा पॉइंट बी पर। ठीक है, तो ए से बी तक का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जो कि √2 टाइम्स रेडियस हो जाएगा। ये हो जाएगा √2 टाइम्स रेडियस, क्योंकि ये आर है, ये आर है, ये 90 है। ठीक है, √2 टाइम्स रेडियस एंड रेडियस इज 10 मीटर, तो करेक्ट आंसर इज 10√2 मीटर्स। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10√2 मीटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है आपके लिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा सवाल। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय एन एंगल 90 डिग्री, रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। ठीक है, मान लेते हैं एक पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, v। तो अगर मैं आपको टाइम पूछूं, चलो सर्कल पहले बना लेते हैं अपना। ये ऐसा सर्कल बनाया हमने, इस सर्कल में मान लेते हैं ये इनिशियल पोजीशन थी, ऑल राइट, ये इनिशियल पोजीशन ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। ठीक है, तो ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा बच्चों, टाइम वो होगा आर्क लेंथ, जो कि है π/2 मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब कि v। तो इफेक्टिवली कितना हो गया, πr/2v। ऑल राइट, ये तो हो गया टाइम। ठीक है, आर्क लेंथ ये कितना हो गया, π/2 मल्टीप्लाइड बाय आर, और उसको हमने स्पीड से डिवाइड कर दिया तो हमको टाइम मिल गया। ठीक है, अब अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो अगर ये r है, ये r है, तो आपको दिख ही रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स r। तो एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि है √2 टाइम्स r अपॉन t। ठीक है, कितना हो गया ये, √2r अपॉन πr मल्टीप्लाइड बाय 2v। ठीक है, तो बस r और r कैंसिल हो गया। तो अगर हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो निकालना था तो यहां से v अपॉन v एवरेज, अगर आप ये टर्म्स को रीअरेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, π/2√2, है ना, π/2√2। तो यहां से कंपेयर करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एज शोन इन द फिगर अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड π मीटर पर सेकंड, कंसीडरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको फिर से क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए और दूसरा टाइम इंटरवल चाहिए। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखो अगर हम लोग ए और बी को ऐसा ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, मैं थोड़ा बड़ा बना के बता देता हूं आपके लिए। कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ऑल राइट, एग्जैक्टली ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, चलो ऐसे ही मैनुअली बना लेते हैं। ऐसी सिचुएशन थी,
ठीक है, ये था 120 डिग्री और ये हमको ऐसा निकालना था। तो देखो ये अगर R है, ये R है, तो ये वाला एंगल 30 और ये दूसरा एंगल भी 30 होना पड़ेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर मैंने ऐसा परपेंडिकुलर डाल दिया तो आप देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में R cos 30, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी R cos 30, R cos 30, तो ये वाली भी डिस्टेंस हो जाएगी R cos 30, और इसलिए ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो जाएगा 2R cos 30। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2R cos 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा √3 टाइम्स R। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब हमको टाइम चाहिए। टाइम कैसे निकालेंगे? अगर आप देखो टाइम निकालना है तो ये आर्क लेंथ कितना होगा? देखो ये तो 120 डिग्री को रेडियन में देखोगे तो कितना होगा 2 पाई बाय 3, 360 का 1/3 होता है ना, 2 पाई बाय 3, और उसको r से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड और उसको स्पीड से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया हमारे लिए टाइम। तो v एवरेज ये s बाय टी हो जाएगा। s बाय टी करोगे तो √3 टाइम्स r अपॉन 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय 3v, यही होगा। r और r कैंसिल हो गया, 3√3 इधर आ गया, और v की वैल्यू हमको पाई गिवन थी तो पाई भी कैंसिल हो गया। तो क्या ये हमको 3√3 बाय 2 मीटर पर सेकेंड मिल गया? मतलब 1.5 √3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, तो चलो ये है एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर ये बना दी वाई एक्सिस, और एक सर्कल बना देते हैं सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है, ये ऐसा एक सर्कल बना दिया जिसका कि सेंटर कहां है, ओरिजिन पे है। ठीक है, तो शुरुआत में पार्टिकल x = 2 पर था, तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि बेसिकली सर्कल का रेडियस कितना है 2, और इसकी वेलोसिटी थी -4 j कैप, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा था अभी, तो किधर की तरफ मूव कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, देख लो लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे बोल रहे हैं द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट x = -2। जब x = -2 पे आ जाएगा, -2 यहां आया, यहां पर, तो चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इतनी ही वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो जाएगी, और सेंटर की तरफ डायरेक्टेड एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा v² अपॉन r, जो कि हो जाएगा 4² अपॉन 2, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड 4 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी इन पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कितनी हुई, वेलोसिटी हुई 4 j कैप, एक्सेलरेशन कितना हुआ, ये हो गया 8 i कैप। कौन सा आंसर है, 4 j कैप 8 i कैप, ऑप्शन बी सही आंसर है क्या? ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां लिखा हुआ है अ बॉल इज स्पन विद एंगुलर एक्सेलरेशन 6t² - 2t। ठीक है, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन है, where t is in second and alpha is in radian per second square। ओके, ठीक है, at t = 0 ball has angular velocity of 10 and angular position of 4। ठीक है, most appropriate expression for the angular position of the ball is। अब देखो हमको मालूम है कि डिफरेंशियल फॉर्म में एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, d⍵/dt। तो d⍵/dt ये हमको गिवन है, कितना, अल्फा, जो कि है 6t² - 2t। ठीक है, तो यहां से तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, d⍵ = 6t² - 2t dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैं 0 to t इंटीग्रेट करूंगा, इधर की तरफ t = 0 पर देखो ओमेगा लिखा हुआ था 10,
और किसी टाइम टी पर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा माइनस 10, इधर आओ, ये हो जाएगा 6t³/3 मतलब कि 2t³ माइनस टी स्क्वायर बाय 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो t², ठीक है। लिमिट्स डाल के डायरेक्टली ये आता है। तो यहां से ओमेगा मुझे मिल गया 2t³ माइनस t² प्लस 10 रेडियन पर सेकेंड, ऑब्वियसली ये मिल गया ओमेगा। ओमेगा को फर्दर इंटीग्रेट करोगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, तो हमको क्या मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं डी थीटा, ओमेगा को मैं क्या लिख पाऊंगा, डी थीटा बाई डी टी, राइट। तो डी थीटा शुड बी इक्वल टू 2t³ माइनस t² माइनस नहीं प्लस था, प्लस 10 dt। अब दोनों तरफ अगर मैंने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया तो t इज इक्वल टू 0 पर देखो एंगुलर पोजीशन क्या थी, 4 रेडियन। एट एनी टाइम t अगर एंगुलर पोजीशन हो गई थीटा, तो मैं इधर लिखूंगा थीटा माइनस 4, इधर की तरफ देखो 2t⁴/4 मतलब ये हो जाएगा t⁴/2, है ना, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस t³/3 प्लस 10t, है ना। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी t⁴/2 माइनस t³/3 प्लस 10t प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, t⁴/2 t³/3 माइनस साइन के साथ 10t प्लस 4, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां लिखा हुआ है कि इन xy प्लेन x at any given point of time is given by 4 sin π/2 minus omega t and y is given by 4 sin omega t, path of the particle is। तो देखो x को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 4 sin π/2 minus omega t को क्या मैं cos omega t लिख सकता हूं, एंड y is equal to 4 sin omega t। अगर हमको पाथ पता करना है, एक्स वाई प्लेन में कैसा चल रहा है ये जानना है, तो हमको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना पड़ेगा, टाइम हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी भी हमको ऐसी इक्वेशंस मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ऑटोमेटिकली ऐड होकर के 1 हो जाएगा और हमको एक्स और वाई में रिलेशन मिलेगा। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरी तरफ 4 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो कि 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली हमको एक सर्कल की इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। सेंटर है ओरिजिन पर, रेडियस है 4, तो पाथ होगा सर्कुलर, सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या लिखा हुआ है, पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी, ठीक है। अभी देखो क्या है कि सबसे पहले तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा रेडियस के टर्म्स में, ठीक है। ये है रेडियस, ठीक। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो मैं बोलूंगा कि ये देखो, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या, ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर स्क्वायर कॉस 135 होगा, है ना। और r की वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे, तो रूट के अंदर 2 माइनस 2 टाइम्स कॉस 135 जो कि है 0.7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस कॉस 135, ठीक है, 135, हाँ ठीक है, कॉस 135, ऑल राइट। ये तो हो गया हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब रेडियस ढूंढते हैं। रेडियस कैसे ढूंढेंगे, देखो ये 135 डिग्री को आप क्या पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4 बोल सकते हो, है ना। तो ये पूरा एंगल
को अगर रेडियस से मल्टीप्लाई करूं, r मल्टीप्लाइड बाय 3 पाई बाय 4, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है 60, तो इसको मैं 60 लिख लूंगा। तो यहां से मुझे r की वैल्यू 4 इंटू 60 अपॉन 3 पाई, मतलब 80 अपॉन पाई मीटर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे लिए आ जाएगा 80 अपॉन पाई, और उसके बाद में रूट में जो वैल्यू है 2, 1 माइनस कॉस 135 डिग्री, और यहां पर आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, अब बस ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे आंसर करीब 47 मीटर के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। हमको निकालना क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो जाएगा कितना, इस फॉर्मूले से पहले डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला और फिर आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगली चीज है अ फ्लाई व्हील इज एक्सेलरेटेड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्लाई व्हील इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट and rotates through 5 radian in the first second. The angle rotated by the flywheel in the next second will be. अब देखो ये ऑड नंबर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। आपको मालूम है कि हम लोग जब लीनियर मोशन की बात करते थे तो हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होता है u प्लस a बाय 2n minus 1, right? If u is equal to 0, अगर u की वैल्यू 0 है तो उस केस में nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता था, a बाय 2n माइनस 1, और यहां से फर्स्ट सेकेंड में आप बोलते थे डिस्प्लेसमेंट a बाय 2, सेकेंड सेकेंड में 3a बाय 2, इस तरीके से, राइट? तो ऐसे ही अगर कांस्टेंट अल्फा है, ये कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन के लिए था, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इसी के एनालोगस आप डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड आप बोल सकते हो अल्फा बाय 2n माइनस 1 इफ ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 0, इफ ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू 0, राइट? तो अगर ये हमको मालूम है तो थीटा फर्स्ट हो जाएगा कितना, n की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाय 2। अगर थीटा सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट में पूछूं तो ये ऑड नंबर प्रिंसिपल से यहां n की वैल्यू 2 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 अल्फा बाय 2, मतलब पहले सेकंड का 3 टाइम्स, है ना? तो पहले सेकंड में अगर ये 5 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो सेकंड में कितना आ जाएगा, अगर ये 5 रेडियन है तो ये वाला हो जाएगा उसका 3 टाइम्स, मतलब 15 रेडियन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ 200 ग्राम मास मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रुप with vertical side walls of radius 20 centimeter. If block takes 40 seconds to complete one round, normal force by the side wall of the group is. ठीक है, अब देखो नॉर्मल फोर्स जो होगा, जैसे ये इस तरीके का ऐसा सर्कुलर पाथ है, तो जब ये घूम रहा होगा तो ये जो साइड वॉल्स हैं ये इसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड करेंगे, और यही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा। तो ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को आप m ओमेगा स्क्वायर r से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना था। ठीक है, चलो, तो मास तो हमको गिवन है, मास है कितना 200 ग्राम, SI यूनिट में कितना हो जाएगा 1/5 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड कर दोगे। रेडियस 20 सेंटीमीटर, SI यूनिट में कितना हो जाएगा 1/5 मीटर। ठीक है, ओमेगा ही नहीं पता, लेकिन हमको ऐसा लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड मालूम है, तो टाइम पीरियड जो कि 40 सेकेंड है, क्या ये 2 पाई बाय ओमेगा होगा, और यहां से
ओमेगा क्या पाई बाय 20 रेडियन पर सेकेंड होगा? बस बन गई बात। अब हम नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स अगर निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, ये भी हो गया 1/5 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन सिंपल है। पाई स्क्वायर तो सीधे ऐसे लिख लेंगे, 20 इंटू 5 100 होगा, दूसरा वाला 20 इंटू 5 भी 100 होगा, तो ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻⁴। और सब कुछ ऐसा ही यूनिट में लिखा था, तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? न्यूटन में। ठीक है, ऑल राइट। पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ यहां लिखा हुआ है और 3.14 पाई होता है, तो पाई का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैंने इसको टिक कर देता हूं। ऑप्शन डी मैं सही मान लेता हूं बिना कैलकुलेट किए, क्योंकि बड़े इजी ऑप्शन है, हमको एलिमिनेट करना बहुत आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है चाइल्ड ऑफ मास 5 किलोग्राम इज गोइंग राउंड अ मेरी गो राउंड दैट मेक्स वन रोटेशन इन 3.14 सेकेंड। रेडियस ऑफ मेरी गो राउंड इज 2 मीटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द चाइल्ड विल बी। अब देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि रोटेटिंग फ्रेम में हमको दिखता है वो कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अब अगर रेडियस 2 है तो हमको टाइम पीरियड गिवन है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? 2 पाई 2 इंटू 3.14 बाय टी, कितना? 3.14, मतलब 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो बस यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं। मास है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस भी है 2, तो ये हो गया 8 इंटू 5 40 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन का 40 न्यूटन, और 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये 11 अप्रैल 2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चंस अगर आप देखो तो बहुत ही आसान है, सिंपल से हैं, कुछ खास बात तो उनमें है नहीं। सर्कुलर मोशन ये आसान टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, इसको अगर आप ध्यान से पक्का कर लो तो इससे आपके मार्क्स तो पक्के हैं। देखो, ऐसा एक सर्कल है, इस सर्कल पर अगर हमको सेंटर से r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर ऐसा इस रोटेटिंग टेबल पर एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, तो एक कॉइन के ऊपर जो था ऐसा लिखा हुआ है कि ये बस स्लिप करने ही वाला है, तो आपको लगता है कि इसके ऊपर एक लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, और यही लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। राइट, अब हमसे कह रहे हैं कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ, इट विल जस्ट स्लिप व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, अगर एंगुलर वेलोसिटी को हाफ कर दिया तो अब m ओमेगा बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय नई डिस्टेंस r डैश, ये अब हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल मिल जाएगा। नई जगह पे ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन का नेचर नहीं बदलेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो सेम रहेगा। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो m ओमेगा स्क्वायर तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक r डैश की वैल्यू यहां से बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं, r डैश बाय 4 इज इक्वल टू r आएगा। ठीक है, या फिर r डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर। r तो कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऑल राइट, देख लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर। द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार विल बी इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन टायर एंड रोड इज 0.34। ठीक है, देखते हैं इसको। एक कार है, वो एक रोड पर जा रही है, तो आपको मालूम है कि फ्लैट रोड पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होती है? √μ rg। ठीक है,
तो देखते हैं यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.34, रेडियस कितना 50, ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी 10, ठीक है। तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये √170 हो जाएगा क्या, √170, 0 2 15 7, ठीक है, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं क्या। √169 होता है 13, तो √170 लिखा हुआ है, तो क्लोजेस्ट आंसर हमको क्या मिल जाएगा 13, है ना। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहां क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम इज टाइड टू अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 12.5 while the other end of the spring is fixed at O. If the body moves about O in a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular speed of 5 radian per second, then ratio of extension in the spring to its natural length will be. अभी देखो क्या है कि स्प्रिंग था, वो स्प्रिंग का कुछ नेचुरल लेंथ था, लेकिन जब सर्कुलर पाथ में घूमने लग गए तो वो स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच गया, ठीक है। तो अब ये पूरी लेंथ जिस सर्कल में घूम रहा होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पूरी लेंथ हो जाएगी L + x। अच्छा, अब सेंटर की तरफ ये मास m, इसके ऊपर सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा kx, वेयर kx इज स्प्रिंग फोर्स, राइट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सर्कुलर पाथ का रेडियस, जो कि कितना है L + x, है ना, ठीक है। तो यहां से L/x + 1, मैं x को इधर की तरफ लेके गया, ये हो जाएगा k/m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, k/m ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा L/x + 1, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। L/x + 1, ये हो जाएगा k कितना है हमारे लिए 12.5 अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, m कितना है 1/5, है ना, 200 ग्राम मतलब 1/5 किलोग्राम, और ओमेगा कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 12.5/5 कितना हो जाएगा 2.5, है ना। तो L/x हो जाएगा 1.5 या फिर 3/2, x/l कितना 2/3। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, x/l कितना है 2/3। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, यहां लिखा हुआ है अ व्हीकल ऑफ मास 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम का व्हीकल है, ठीक है। संभवतः कोई बाइक वगैरह नहीं होगी। कार्स का मास कितना होता है, तो आई मीन टन्स में होता है, मतलब 2000 किलो के आसपास होता है, ठीक है। तो यहां पर एक व्हीकल है जिसका मास है 200 किलोग्राम, इज मूविंग अलोंग अ लेवल्ड कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस 70 मीटर विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.2 रेडियन पर सेकेंड। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल इज, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा m ओमेगा स्क्वायर r, बस आपको वैल्यूज डालनी है, 200 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा का स्क्वायर 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस 70 मीटर, ठीक है। तो ये कितना होगा, आई थिंक ये हो जाएगा 8, है ना, और 70, तो 560 न्यूटन, ये हो गया फोर्स, ठीक है, ये हो गया फोर्स 560 न्यूटन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। अ बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल विल बी। पहली बात तो किसी भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में, चलो पहले समझ लेते हैं, कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है
तो उसमें जो बॉब होगा वो वर्टिकल के साथ में लेट्स से एंगल बना रहा है थीटा, ऐसा ये वाला एंगल है थीटा। तो अगर हम लोग इसी फ्रेम में देखें तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से होंगे, mg नीचे की तरफ, स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन, और अगर ये पूरा का पूरा फ्रेम ऐसा हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है तो इस एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स ma, राइट। टेंशन के अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं तो इस फ्रेम में टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा t cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा t sin थीटा, राइट। तो मैं ऐसा कह पाऊंगा कि देखो ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t sin थीटा, क्योंकि ये वाला भी एंगल तो थीटा हो जाएगा ना, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा t cos थीटा। तो क्या इस फ्रेम में मैं ऐसा बोल सकता हूं t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा और t sin थीटा ma को। दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो a बाई जी का वैल्यू मिलेगा tan थीटा, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में जो वर्टिकल के साथ ये ऐसा पेंडुलम एंगल बनाता है वो कितना होता है tan इनवर्स a बाई जी। तो बस अगर हमारी एक कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही तो सर्कुलर मोशन में है तो एक हॉरिजॉन्टल रेडियल एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो हमारी अपनी सिचुएशन में tan थीटा हो जाएगा, एक्सेलरेशन हुआ ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, है ना। अच्छा ओमेगा हमको लीनियर स्पीड गिवन है, लीनियर स्पीड गिवन है तो ठीक है वी स्क्वायर अपॉन आर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। तो v की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और r कितना है 40, तो 40 इंटू 10 ये भी 400 हो जाएगा। तो tan थीटा यहां से 1 मिल गया, और अगर tan थीटा 1 मिल गया तो आप समझ तो गए ही होंगे फिर थीटा कितना मिलेगा, tan थीटा 1 तो थीटा कितना पाई बाय 4, है ना, थीटा हो जाएगा पाई बाय 4, ठीक है। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ इक्वली इंक्लाइन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन सी पाई बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है डिस्क विद अ फ्लैट स्मॉल बॉटम with a beaker placed on it at a distance r from its center is revolving around about an axis passing through the center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. Coefficient of friction between the bottom of the beaker and the surface of the disc is mu. The beaker will revolve with the disc is. देखो अगर beaker disc के साथ revolve कर रहा है सेंटर से r डिस्टेंस पर, ठीक है, किसी r डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है, तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल, और ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर डिस्क के रिस्पेक्ट में स्लिपिंग नहीं हो रही है तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg, म्यू n या फिर म्यू mg, है ना। तो बस यहां से r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू mg अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, म्यू mg अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, और इसमें भी आप देख ही पा रहे हो m और m तो कैंसिल हो गया, तो म्यू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में one end of a massless spring of spring constant k and natural length L naught is fixed with the other end is connected to, पिछले क्वेश्चन कौन सा था 16, हाँ ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा था 17, ठीक है। वन एंड ऑफ अ massless spring of spring constant k and natural length L naught is fixed while the other end is connected to a small object of mass m lying on frictionless table. The spring remains horizontal on the table if the object made to rotate at an angular velocity omega about an axis passing through the fixed end, then the elongation of the spring will be. Suppose elongation of the spring is x. अभी हम लोगों ने ऐसा थोड़े टाइम में पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है। अगर स्प्रिंग में elongation x है तो ये बॉडी जो मूव कर रही है
वो एक सर्कल में मूव करने लग जाएगी जिसका रेडियस कितना हो जाएगा L0 प्लस एक्स। हम ऐसा बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए ये स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो कितना होगा kx, तो हम कहेंगे kx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर L0 प्लस एक्स। ठीक है, और यहां से हमको x कैलकुलेट करना है, तो यहां से देखो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L0। तो x की वैल्यू कितनी, m ओमेगा स्क्वायर L0 अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना, आराम से देख लो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 17। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, a boy ties a stone of mass 100 gram to the end of 2 meter long string and whirls it around in a horizontal plane. The string can withstand maximum tension of 80 Newton. If maximum speed with which the stone can revolve is k upon pi revolution per minute, the value of k is। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम स्पीड जो थी ये आपको रेवोल्यूशन पर मिनट में गिवन है। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो क्या इसको मैं k अपॉन पाई रेवोल्यूशन पर मिनट को ऐसा लिख सकता हूं, k मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड, जो कि इफेक्टिवली हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई और पाई चला गया, k बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। सही है, ठीक है, आराम से देख लो। अब हमको बोला कि स्ट्रिंग में टेंशन हो सकता है 80। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ k। तो हम ऐसा बोलेंगे कि 80 मैक्सिमम टेंशन ये होगा m ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल, m ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल, जो कि कितना है, m की वैल्यू कितनी, 0.1। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कितना, k स्क्वायर अपॉन 900। ठीक है, और r कितना, 2। ठीक है, तो यहां से देखो k स्क्वायर कितना आएगा, k स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाय 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.1। ठीक है, तो ये हो गया 40, मतलब कि 400 इंटू 900, 400 इंटू 900। तो इसका रूट कितना आएगा, 400 का रूट 20 और 900 का रूट 30, तो 20 इंटू 30 कितना आ जाएगा, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 30 मतलब 600 ना, 600। तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड along the circumference of a circle of radius r under the action of a central fictitious force F which is inversely proportional to r cube. Its time period of revolution will be given by। अब देखो एक फोर्स है, ये प्रोपोर्शनल है 1/r³ के, तो क्या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये फोर्स ऐसा रहा होगा, कोई कांस्टेंट अपॉन r³, और यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ये सेंटर की तरफ फोर्स है तो यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो इसी को मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब v²/r बोल सकते हैं। और ऐसा बोलने पर मैं ऐसा कह पाऊंगा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है, तो एक r और एक r कैंसिल हो जाएगा, तो आई थिंक ये k/m का रूट मल्टीप्लाइड बाय 1/r हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब यहां से अगर मुझे निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा,
2 पाई आर अपॉन वी। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई आर अपॉन वी, जो कि हो जाएगा 2 पाई आर, नीचे ब्रैकेट में हो जाएगा रूट ऑफ के बाय एम, और 1 अपॉन आर था तो वो ऊपर चला जाएगा ऐसा। तो मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि टाइम पीरियड, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है, आर का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। हमारा 19th क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं इसको थोड़ा। इस क्वेश्चन के अंदर इसको अलग से देख लेते हैं। देखो, ऐसा हमसे बोल रहे हैं कि एक गाड़ी जा रही है F1 ट्रैक पर, और इसमें ऑब्वियसली अगर इसका क्रॉस सेक्शन हम लोग देखेंगे तो ऊपर की तरफ कुछ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ वेट लगेगा, नीचे की तरफ वेट, ऊपर की तरफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और ऐसा लिखा हुआ है, अ मॉडर्न ग्रांड प्री रेसिंग कार of mass m is traveling on a flat track in a circular arc of radius r with a speed v. If coefficient of static friction between the tire and the track is mu s, then the magnitude of negative lift Fl acting downwards on the car is. यहां नेगेटिव लिफ्ट का क्या मतलब है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा कार के एरोडायनेमिक्स की वजह से, जिसको नेगेटिव लिफ्ट में बोल सकता हूं। ठीक है, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कार इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो Fl प्लस W ये N हो जाएगा क्या? और इतनी ज्यादा स्पीड से ये चल रहे होते हैं कि हमेशा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में गोल 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 घूम रहे होते हैं, मतलब बस ये ऑलमोस्ट स्लिप करने ही वाला है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि हो जाएगा म्यू टाइम्स N, वो होगा नेसेसरी सेंट्रीमेटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो mv स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल, mv स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल। तो यहां से n जो कि Fl प्लस mg हुआ, वो हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय म्यू ना। ठीक है, तो ये नेगेटिव लिफ्ट ये आ जाएगा mv स्क्वायर अपॉन म्यू आर माइनस mg। ठीक है, आराम से देख लो, mv स्क्वायर अपॉन म्यू आर माइनस mg। तो अगर हम लोग m कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो m अगर हमने कॉमन ले लिया तो v स्क्वायर अपॉन म्यू आर माइनस g, और ये म्यू कौन सा था? म्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्लिपिंग तो हो नहीं रही थी, तो चलो इसको म्यू एस नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे लिए? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए ना। ठीक है, ठीक है, ये सबसे सुटेबल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में 21 देखते हैं। लिखा हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास m is suspended from a ceiling through a string of length l. Particle moves in a horizontal circle of radius r such that l is equal to r is equal to l upon root 2. The speed of the particle will be. देखो सिचुएशन ऐसी थी, ये ऐसी वर्टिकल लाइन, ठीक है, एक पार्टिकल था जो कि ये ऐसा घूम रहा था। ठीक है, क्लियर है? अब ये सीलिंग के साथ में एक स्ट्रिंग से लगा हुआ था, और हमको ऐसा बोल रहे हैं कि जिस सर्कल में ये घूम रहा है, वो सर्कल भी मैं आपके लिए बना देता हूं। ऐसा किसी सर्कल में घूम रहा होगा, उस सर्कल का रेडियस हमको मालूम है। रेडियस कितना है? L अपॉन रूट 2। ये रेडियस R का वैल्यू था L अपॉन रूट 2, और ये L है। तो आई थिंक आप समझ तो गए ही होंगे, ये L अपॉन रूट 2 है, ये L है, तो ये कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। ठीक है, फर्दर इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक स्ट्रिंग के लॉन्ग टेंशन आएगा T, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट आएगा mg। मैं ऐसा बोलूंगा, ये एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल को भी मैं 45 बोल देता हूं। ऐसा वर्टिकल के साथ में टेंशन का एंगल ये वाला कितना होगा? 45 डिग्री। टेंशन का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा T cos 45,
जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा t sin 45, t cos 45, इधर आ जाएंगे तो t sin 45। ठीक है, अब देखो, अब हमको स्पीड निकालनी थी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि t sin 45 ये हो जाएगा m v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, मास टाइम्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और t cos 45 वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये इक्विलिब्रियम में है तो mg। अगर मैंने पहली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से डिवाइड किया तो tan 45 हमको मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी। tan 45 तो 1 होता है, तो यहां से v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, रूट आर जी। ठीक है, तो ये हमारे सवाल का सही जवाब हो गया। वेलोसिटी कितनी हुई, रूट आर जी, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमको बोला कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L is being rotated in a horizontal plane with a constant angular speed about an axis passing through one of its ends. If tension generated in the rod due to rotation is Tx at a distance x from the axis, then which of the following graph depicts it most closely? ठीक है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं, इंटीग्रेट करके भी बता सकते हैं, पर चलो इसको सिंपल रखते हैं। ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट रॉड रोटेट कर रहा था। अगर मैंने सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर ये जो बाकी बची हुई रॉड है, ये जो बाकी बची हुई रॉड है ना x डिस्टेंस के बाद वाली, इसका अगर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहा, मैंने इसका अगर डायनेमिक्स समझना चाहा, तो मैं ऐसा कहूंगा कि देखो इसका लेंथ कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा रॉड का लेंथ था L तो ये हो जाएगा L माइनस x। ठीक है, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके ऊपर एक यहां पर x डिस्टेंस पर टेंशन फोर्स लग रहा होगा, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का कारण होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं पर। अगर मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस देखूंगा तो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का अगर है स्मॉल r, तो क्या आपको लगता है कि ये स्मॉल r जो होगा x प्लस l माइनस एक्स बाई 2 होगा। ठीक है, जो कि इफेक्टिवली हो जाएगा 2x माइनस एक्स, मतलब कि x प्लस l बाय 2। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का, ये पीले वाले हिस्से के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं इतने हिस्से का मास पूछूं आपको m डैश, तो आप बोलोगे मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये लेंथ l माइनस एक्स कर देना, वेयर मास पर यूनिट लेंथ इज सिंपली टोटल मास अपॉन लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, चलो तो अब हम बोल सकते हैं कि इतने हिस्से के लिए टेंशन जो होगा वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो T इज इक्वल टू इसका मास m डैश मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r। ठीक है, वैल्यूज डालते हैं। m डैश की वैल्यू मैं डाल दूंगा लैम्डा l माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, l प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली हो जाएगा m बाय l ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अंदर आ जाएगा l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर एक 2 आ जाएगा। ये हो गया टेंशन हमारे लिए, ये l था स्मॉल l ना। ठीक है, ऑल राइट, तो इसको और बेहतर ढंग से अगर आप लिखना चाहते हो तो चलो m ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये कांस्टेंट है, अंदर एक कांस्टेंट टर्म आ गया, नीचे यहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, तो अब देखो टेंशन और x में पैराबोलिक रिलेशन है, माइनस साइन है। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। जब x की वैल्यू l डालोगे तो ये टेंशन कितना हो जाएगा, 0। जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये टेंशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर आपके लिए ये वाला ऐसे मिलेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ऐसा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको आप एक छोटा सा एलिमेंट dx लेकर के एक बार इंटीग्रेट करके भी सॉल्व करने की कोशिश करो, वो सॉल्यूशन भी काफी इंटरेस्टिंग है, पर मेरे पास टाइम की कमी है तो इसलिए मैं एक सॉल्यूशन ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे हैं कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 600 मीटर such that the magnitude of tangential and centripetal acceleration are equal. Time taken by a car to complete first quarter of revolution if it is moving with the initial speed of 54 km per hour is t 1 minus e power minus pi by 2 second. Value of t is. अब देखो ये थोड़ा अच्छा सवाल है तो इस पे बात करते हैं। तो देखो इनिशियल स्पीड हमको गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, जिसको आप 54 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 18 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। चलो ये है इनिशियल स्पीड, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन आर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। ये दोनों इक्वल गिवन है, ठीक है, तो कर दिया इक्वेट। यहां से हमको dv बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय r मिल जाएगा। इसको एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं आराम से। इंटीग्रेट करेंगे तो जब t की वैल्यू 0 डाली थी हमने तो v की वैल्यू कितनी डालनी चाहिए थी 15। एट एनी टाइम t लेट्स से वेलोसिटी इज v, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा आराम से देख लेते हैं। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं, चलो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से v पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, v पावर -2 + 1 मतलब कि v पावर -1 अपॉन -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन v 15 से v तक और यहां पे आ जाएगा t बाय r, ठीक है। ऑल राइट, लिमिट्स डालोगे तो यहां माइनस साइन लगा हुआ है तो अपर लिमिट पहले, लोअर लिमिट पहले आ जाएगी 1 अपॉन 15 -1 अपॉन v इज इक्वल टू t बाय r और r कितना था 600, ठीक है। तो r की वैल्यू 600 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे 600 अपॉन 15 कितना हो जाएगा 40 माइनस 600 अपॉन v, ये आ जाएगा हमारे लिए t, तो 600 अपॉन v ये आ जाएगा 40 माइनस t, ठीक है। तो v जो कि ds बाय dt होता है वो हमारे लिए यहां से हो जाएगा 600 अपॉन 40 माइनस t, ठीक है। चलो तो अब इसको भी इंटीग्रेट करते हैं। ds का इंटीग्रेशन देखो 0 टू हमको कितना घूमना था क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल होगा कितना पाई बाय 2 इंटू आर, पाई बाय 2 इंटू आर, आर्क लेंथ है ना। ये इधर की तरफ आएगा 600 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 40 माइनस t 0 टू t, ठीक है। यहां पर आ जाएगा पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 600, ठीक है। दूसरी तरफ आएगा 600, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 40 माइनस टी, मैं लोअर लिमिट भी डाल दे रहा हूं, लोअर लिमिट होगी लॉग 40 तो यहां पे डिनोमिनेटर में आएगा 40 और t का जो कोएफिशिएंट था -1 उसको यहां पे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 600 और 600 कैंसिल हुआ तो ln 1 माइनस टी अपॉन 40 ये हो गया हमारे लिए -π/2। यहां से लॉग हटाओगे तो ये हो जाएगा, तो इफेक्टिवली यहां से हमको t कितना मिल जाएगा, यहां से हमको t मिल जाएगा, देखो लॉग हटाओगे तो e पावर -π/2 हो जाएगा। चलो नए पेज पर मैं लिख देता हूं, हमको ऐसा मिला था, देख लो नेचुरल लॉग, साफ साफ लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस टी अपॉन 40 ये हमको मिल गया था -π/2, राइट। तो 1 माइनस टी अपॉन 40 ये होगा e पावर -π/2
और इसलिए t की वैल्यू मिल जाएगी 40 1 माइनस e पावर माइनस π/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लिए t। ठीक, क्लियर है? तो यहां पर ये t की वैल्यू में यहां पे कोएफिशिएंट इसको चलो मैं t नॉट कर देता हूं। ठीक है, तो ये t नॉट की वैल्यू जो है अगर इससे कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40। आंसर है इस क्वेश्चन का 40। ठीक है, 2 बार इंटीग्रेट करना था इस क्वेश्चन में, 40 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर लिखा हुआ है a body rotating with an angular speed of 600 rpm is uniformly accelerated to 1800 rpm in 10 seconds. The number of rotations made in the process is, तो देखो शुरुआत में एंगुलर वेलोसिटी थी 600 रोटेशंस पर मिनट, मतलब कि 600 इंटू 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 60 रेडियन पर सेकेंड, है ना? हाँ, 60 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे निकालना है तो ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल अपॉन 10 कर देंगे टाइम इंटरवल। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 40 बाय 10, मतलब 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, अल्फा मिल गया हमको। फर्दर यहां तक तो सही है, यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। आगे सुनो, अगर हमको अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ओमेगा इनिशियल, ठीक है, एक मिनट 600 ये 20 पाई, इनको ऐसे लिख लेते हैं ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ, ये हो गया हमारा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 60 पाई रेडियन पर सेकेंड। ऑल राइट, और ये हो गया 40 पाई अपॉन 10, मतलब कि 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अब ठीक है, पाई मिसिंग था। ठीक है, ऑल राइट। अब थीटा अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, मतलब कि 20 पाई मल्टीप्लाइड बाय टी 10 प्लस हाफ इंटू अल्फा 4 पाई इंटू टी का स्क्वायर, मतलब कि 100। ठीक है, तो ये हो गया 200 पाई और ये भी कितना हो गया 200 पाई। तो थीटा हुआ 400 पाई रेडियंस। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है तो 400 पाई को हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया 200। तो 200 चक्कर लगाएगा 10 सेकंड में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, पाई याद रखना, मैंने मिस कर दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है स्टोन इज टाइड टू 180 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग at its end is making 28 revolution in horizontal circle in every minute. Magnitude of acceleration of stone is, ठीक है, तो देखो एंगुलर वेलोसिटी 28 रेवोल्यूशन, मतलब कि 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई अपॉन 60, ये आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 28 इंटू 2 बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू हमको बोल दिया कि 22/7 ले लेना, तो ठीक है 22/7 ले लेते हैं। तो ये हो गया मेरे ख्याल से 4, तो 4, तो ये हो गया 44/15 रेडियन पर सेकेंड। देख लो, यही होता है। यहां पे 7 जाएगा, ये 7 से जाएगा तो कितना होगा 4। ठीक है, और ये 4 इधर 15 और 44। ठीक है, ये आ गया हमारे लिए क्या
एंगुलर वेलोसिटी। अब हमको बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अब एक्सीलरेशन कितना होगा, आर अल्फा, ठीक है, आर अल्फा आई एम सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्योंकि ये किस तरीके का मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 44 मल्टीप्लाइड बाय 44 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है 180 सेंटीमीटर, मतलब कि 1.8 मीटर, ठीक है। अब देखो 44 इंटू 44 कितना होता है 1600, और 16 तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1600 प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 2ab, मतलब 80, और वो ठीक है, तो ये 1936 आ जाएगा ना, 44 इंटू 44 1936 आ जाएगा, 44 44 6 7, ठीक है, तो 0617, ठीक है, तो ये आ गया 6 13 3 9, हाँ ठीक है, तो 1936 आया ये, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, ये है 1936 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 अपॉन 225, ऑल राइट। तो ये बस 1.8 खत्म होना चाहिए, तो आप क्या करो कि 1.8 को लाके इसको डिवाइड कर दो, तो बेसिकली ये इफेक्टिवली आ जाएगा 125, ठीक है, 1936 अपॉन 125 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू जो है वो 125 आ जाएगी, ठीक है, 125, ठीक है। आप ऐसा समझो कि 125 का 80%, 125 का 80% होता है 100, तो ऐड कर दोगे तो 225 बन जाएगा, ठीक है। तो 225 125 का 1.8 टाइम्स 225 होता है, तो आंसर आ जाएगा 125। ये था क्वेश्चन नंबर 25। देन क्वेश्चन नंबर 26, a curve in a level road has a radius of 75 meter. The maximum speed of a car turning this curved road can be 30 meter per second without skidding. If radius of curved road is changed to 48 meter and coefficient of friction between the tire and the road remains same, the maximum allowed speed is. अब देखो maximum allowed speed जो थी वो अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी थी, है ना, तो v डैश अपॉन v, अगर म्यू की वैल्यू नहीं बदली तो ये हो जाएगी r डैश अपॉन r, ठीक है। हमको बोल रहे हैं कि बाद में रोड का रेडियस हो गया 48, पहले था 75, ठीक है। तो देखो ये 3 से जाएगा 16 और ये 25, तो ये हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 4/5, तो v डैश यहां से v डैश इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स v, और v की वैल्यू कितनी थी 30, ठीक है। तो ये हो गया 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v डैश की वैल्यू 24 मीटर पर सेकेंड, 624, ठीक है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 24 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, लिखा हुआ है मेटल वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हैज ब्रेकिंग स्ट्रेस 5 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब ब्रेकिंग स्ट्रेस हमको गिवन है, तो ये जितना फोर्स झेल सकता है, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो ये फोर्स होगा स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये हो जाएगा 5 × 10⁴ न्यूटन, ठीक है, ये इतना फोर्स झेल सकता है, ठीक है। A block of 10 kilogram is attached at one of the strings and is rotating in horizontal circle. तो ये maximum linear speed of the block is. तो maximum linear speed अगर है v, तो ये 5 × 10⁴ न्यूटन हो जाएगा, m × v max मतलब कि 0.5 इंटू जो भी v max का स्क्वायर अपॉन रेडियस। रेडियस कितना है, ओके, लेंथ था 0.5, ठीक है, और अच्छा मास था 10, इसको ऐसा लिख लेंगे 10
v स्क्वायर अपॉन 0.5। ठीक है, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 5 इंटू 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये हो गया 10 पावर 3। 10 पावर 3 हो जाने के बाद में फिर ऑलरेडी ये सही है ना, हाँ ठीक है, तो एक 10 चला जाएगा 10 पावर 3 10 पावर 2, तो 25 इंटू 10 पावर 2, तो ये हो जाएगा हमारे लिए v स्क्वायर यहां से आया कितना आ गया 25 इंटू 10 पावर 2 ना, 25 इंटू 10 पावर 2, या फिर v की वैल्यू हमको मिल जाएगी कितनी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए 50 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का कितना हो गया 50। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। A particle is moving in a circle of radius 50 in such a way that at any instant the normal and tangential component of its acceleration are equal. If its speed at t is equal to 0 is 4, time taken to complete the first revolution will be। अभी ऐसा सवाल हम लोगों ने किया था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, dv बाई dt ये हमको v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल गिवन है, इसका मतलब dv अपॉन वी स्क्वायर ये हो जाएगा dt बाय आर के इक्वल। ये हुआ हमारे लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों इक्वल गिवन थे। इंटीग्रेट करते हैं, 0 टू t इंटीग्रेट करेंगे इधर, और इधर इनिशियल वेलोसिटी 4 गिवन थी, किसी टाइम पर वेलोसिटी अगर v हो गई तो इसको 4 टू v इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर हमको मिलेगा -1 अपॉन v। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, अभी हमने इंटीग्रेट किया था, 4 टू v, इधर आ जाएगा t बाय आर के इक्वल, और r की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, मतलब 1/2 मीटर, राइट, तो t बाय 1/2 लिख देता हूं। ठीक है, फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा 1/4 माइनस 1/v, ये हो जाएगा 2t के इक्वल, या फिर 1/v की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 माइनस 2t, या यहां से v की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 4 अपॉन 1 माइनस 8t, जिसको कि हम ds बाई dt भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको इंटीग्रेट करते हैं, ds का इंटीग्रेशन 0 टू एक पूरा चक्कर लगाने में ये 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई r, ठीक है, और इधर 4 टाइम्स dt अपॉन 1 माइनस 8t का इंटीग्रेशन 0 टू t, तो यहां से हमको मिल जाएगा 2 पाई r का वैल्यू 4 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 8t, ये 0 टू t, और साथ के साथ में -8 यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां तक तो ठीक लग रहा है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। तो ये हो गया हमारा 4 वेट। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक तो सही है। आगे चलते हैं, अगले पेज पर हम लिखेंगे 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर -2 बच गया था, तो -2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा ln 1 माइनस 8t, और t की वैल्यू 0 डालोगे तो अपॉन 1। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। r की वैल्यू 50 सेंटीमीटर मतलब कि 1/2 मीटर थी, तो ये हो जाएगा -2 पाई, ये हो गया हमारा -2 पाई, तो यहां से 1 माइनस 8t हो जाएगा e पावर -2 पाई, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1/8 1 माइनस e पावर -2 पाई। ऑल राइट, तो अगर इस एक्सप्रेशन से हम लोग
कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 8 आ जाएगी और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। टी का वैल्यू 1/8 टाइम्स 1 माइनस ई पावर माइनस 2 पाई, तो अल्फा की वैल्यू 8। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, इसमें लिखा हुआ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 0.3 मीटर, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड with which it can be rotated about its other end in space station where braking stress is given and area of cross section is given। ठीक है, तो अब आप देखो फोर्स जो होगा वो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो कि है 4.8 इंटू 10 पावर 7 SI यूनिट्स में गिवन है और एरिया गिवन है 10 पावर माइनस 2 लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 पावर माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो ये सब कुछ SI यूनिट में होकर के आपका जो मैक्सिमम फोर्स वो झेल सकता है वो आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 6, तो इफेक्टिवली कितना आ गया 48 न्यूटन आया। अब ये 48 न्यूटन हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल, मतलब कि 10 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर और लेंथ कितनी थी 0.3, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 48/3 मतलब कितनी 16 ना, तो ओमेगा की वैल्यू 4 रेडियन पर सेकेंड, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसमें है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बॉब ऑफ मास 50 ग्राम, अ बुलेट ऑफ मास 75 ग्राम इज फायर्ड टुवर्ड्स द स्टेशनरी बॉब विद स्पीड v, द बुलेट इमर्जेस आउट ऑफ द बॉब विद स्पीड v/3 एंड द बॉब जस्ट कंप्लीट्स द वर्टिकल सर्कल। ठीक है, देखो एक पेंडुलम में जो बॉब है उससे एक बुलेट टकराता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मैं ग्राम में ही लिख देता हूं, ऐसा यूनिट में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अल्टीमेटली 1000 तो डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। 75 इंटू वी इज इक्वल टू, बाद में इसकी वेलोसिटी, अगर बॉब की वेलोसिटी v डैश है तो 50 v डैश प्लस 75 इंटू v/3 आ जाएगा, राइट। और यहां से 75 इंटू 2v/3 ये हो जाएगा 50 v डैश और v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v डैश की वैल्यू हो जाएगी v के इक्वल। ऑल राइट, तो v डैश की वैल्यू v, अब हमको मालूम है कि v मस्ट बी इक्वल टू √5rg सो दैट इट कैन कंप्लीट द सर्कल, तो v की वैल्यू यहां से हमको मिलेगी 5 इंटू जी की वैल्यू 10 और रेडियस कितना है 2 मीटर। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली मिल गया कितना 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था आखिरी क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर आगे मिलते हैं इसी सीरीज में अगले वीडियो में, तो फर्दर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।